जी कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं और आपकी जो चैप्टर 4 कंप्लीट वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन आपको दिए थे, आज ड्यू डेट थी, आप लोग नहीं करके आए। अब ड्यू डेट एक्सटेंड की जा रही है, 3 दिन मजीद आपको दिए जा रहे हैं। 3 दिन के बाद जो स्टूडेंट्स कंप्लीट असाइनमेंट नहीं करके आएगा वो इस क्लास में नहीं बैठेगा, वो साथ वाली हाइब्रिड क्लास में बैठेगा, आपको डीमोट कर दिया जाएगा। हाइब्रिड क्लास फिल हो गई तो फिर आप पीछे बैठेंगे, आगे नहीं बैठेंगे। जो असाइनमेंट नहीं करते स्टूडेंट वो मेरे करीब ना आके बैठे, पीछे पीछे दूर दूर। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने डेली बेसिस के ऊपर चैप्टर 4 जैसे जैसे क्वेश्चन असाइनमेंट की है तो वो दोबारा क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं है दोबारा लेकिन वो एविडेंस आपके पास होना चाहिए। वो रजिस्टर जिसके ऊपर आपने डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन किए थे या उस रजिस्टर के पेजेस निकाल के इकट्ठे करके आपने हमें चेक करवाना है। उसी तरह ये चैप्टर 6 की भी असाइनमेंट आपको डेली बेसिस पे दी जाएगी। आपने डेली बेसिस के ऊपर को साथ साथ कर लें तो अच्छी बात है। अगर कुछ क्वेश्चन डेली बेस पे नहीं कर, क्योंकि आप कभी भूल जाते हैं, कभी रजिस्टर घर रह जाता है, ठीक है, कभी आप छुट्टी कर लेते हैं और कहते हैं सर कल तो मेरी छुट्टी थी और कल फिर छुट्टी होगी, ताकि कभी पूरे सेशन में असाइनमेंट चेक ही ना करवानी पड़े। तो जो छुट्टी, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी चैप्टर एंड के ऊपर कंप्लीट उन्होंने चेक करवाने होंगे वॉल्यूम 2 के सारे क्वेश्चंस। तो इन शॉर्ट आपने वॉल्यूम 2 के सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के करने ही पड़ेंगे, या तो डेली बेसिस पे साथ साथ कर लें या फिर जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको 3-4 दिन का टाइम दिया जाएगा, उस वक्त आपने चेक करवाने होंगे। ठीक है, मर्जी आपकी है, करने तो पड़ेंगे। ठीक है, अब साथ साथ कर लें तो ज्यादा अच्छा है, बर्डन नहीं बढ़ता। आज की असाइनमेंट भी नोट कर लें। इस लेक्चर के बाद आपने वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन 5 to 8 करना है और वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 16, 18, 20, 24, 21, 25। क्लियर? अब हम डिस्कशन कर लेते हैं असाइनमेंट की जो कल आपको दी थी, उस असाइनमेंट की। सबसे पहले क्वेश्चन, इसमें वॉल्यूम 2 का कोई क्वेश्चन नहीं था, वॉल्यूम 1 के ही क्वेश्चन थे। What are the requirements in company that 2017 relating to following? Appointment of first auditor. First कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट ना करे, कमीशन अपॉइंट करेगा। कमीशन के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब चाहे कर दे। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर बाय मेंबर्स एट एजीएम, और अगर मेंबर्स एजीएम में अपॉइंटमेंट ना करे तो कमीशन करेगा। कैजुअल वैकेंसी, अच्छा कैजुअल वैकेंसी से क्या मतलब है? डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन। जब कैजुअल वैकेंसी राइज हो, कब, किसने फिल करनी है? कैजुअल के डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ अकरेंस। शाबाश। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर नॉर्मली अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स एट द एजीएम। ठीक है, नॉर्मली एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर एजीएम में। स्टेट द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। स्टेट द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इस रूल की क्या एक्सेप्शंस हैं? किस रूल की कि ऑडिटर्स को नॉर्मली शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब, इसकी एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि बताओ वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऑडिटर को शेयर होल्डर नहीं अपॉइंट करते, कोई और अपॉइंट करता है, कोई और नहीं। पहले बताना है कौन अपॉइंट करता है, डायरेक्टर और कमीशन। फिर बताना है डायरेक्टर्स कब कब अपॉइंट करते हैं और कमीशन कब अपॉइंट करता है। पहले डायरेक्टर्स बताइए, फर्स्ट ऑडिटर, लेकिन सिर्फ ये नहीं लिख देना फर्स्ट ऑडिटर, बल्कि पूरी बात लिखनी है कि डायरेक्टर्स, ऊपर हेडिंग देके अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर्स, नीचे लिखेंगे डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर क्या और कोई सेशन है जिसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं? कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 days ऑफ अकरेंस। और कोई सेशन है? मिड टर्म रिमूवल। लेकिन मिड टर्म रिमूवल में बताना है क्या? विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। क्लियर? 2 एक्सटर्नल, ये हो गया सर। अच्छा, कमीशन दूसरी एक्सेप्शन कमीशन है। शेयर होल्डर्स के अलावा एक तो ऑडिटर शेयर होल्डर के अलावा अपॉइंट करते हैं, दूसरा कमीशन। तो कमीशन कब अपॉइंट करता है? एक मिनट, जब इफ डिस्क्वालिफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड, इफ ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, बस। फर्स्ट ऑडिटर भी तो कमीशन अपॉइंट करता है, करता है। फर्स्ट ऑडिटर कमीशन अपॉइंट करता है कि नहीं करता? तो लिखे ना वो भी कब करता है, लिखेंगे। हाँ, अपॉइंटमेंट बाय कमीशन लिखे, इफ
फर्स्ट ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज। फिर दूसरा, इफ कैजुअल वैकेंसी इज नॉट फिल्ड बाय डायरेक्टर विद इन 30 डेज। फिर इफ members do not appoint auditor at AGM, और फिर if appointed auditor is unwilling to act। उसमें तो एक्सेप्शन पूछी है उसने। एक्सेप्शन नहीं पता, एक्सेप्शन किस चीज की पूछी है? जो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। हाँ नहीं, वो कह रहा है नॉर्मली ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं एजीएम में। इसकी एक्सेप्शन, इसका मतलब है, इसकी एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? इसके अलावा ऑडिटर को कौन कौन अपॉइंट करता है? कौन करता है? तो डायरेक्टर और कमीशन, तो वही बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन वो दो तरह से टेस्ट कर सकता है अपॉइंटमेंट का, एक टाइप ऑफ ऑडिटर के हिसाब से, दूसरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के हिसाब से। यानी एक क्वेश्चन बताएगा, बताओ भाई फर्स्ट हु शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, एक क्वेश्चन ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसे याद आया नहीं कल परसों क्लास हुई थी, फिर आगे 90 डेज के फिर रुक गया, क्योंकि क्लास थोड़ी हुई थी, कसर अभी रहती थी। हाँ, फेल टू ऑडिटर, ये है टाइप ऑफ ऑडिटर के हिसाब से, हु विल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। फिर टाइप ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से भी पूछ सकता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच बोर्ड शैल अपॉइंट डायरेक्टर्स। अब उसने अपॉइंटिंग अथॉरिटी के हिसाब से पूछ लिया, तो आपने दोनों तरीके से जवाब दे सकते हैं। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, under the Company Act 2007 identify the situations in which the commission may appoint a person to fill the vacancy of an auditor. If board of directors fail to appoint with first auditor within 30 days, within 90 days, शाबाश, ठीक है। If board of directors fail to fill casual vacancy within 30 days, if disqualified person is appointed, if appointed auditor is unwilling to act, if members do not appoint auditor at AGM। 5 केसेस हो गए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कैजुअल वैकेंसी लिखना था। मेरा ये ख्याल है यहाँ पे सिर्फ कैजुअल वैकेंसी लिखना, वैकेंसी का मतलब कैजुअल वैकेंसी नहीं है ना 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 ना। हाँ, वैकेंसी का मतलब कोई भी वैकेंसी हो सकती है, रिटायरमेंट वाली भी हो सकती है, तो इसलिए हमने वैकेंसी का मुराद सिर्फ कैजुअल वैकेंसी नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, can auditor of a listed company be removed during the term of his office? Yes, with special resolution of by members। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन नंबर 2 है, मेरी तसल्ली नहीं हो रही, तो मैं इसको मजीद खींच लूं। कैसे? नहीं तो इसमें लिस्टेड स्पेशल बता तो दिया, तो अब इसकी जगह पे रिमूवल के बाद किसी और को भी तो अपॉइंट करना है, उसको कैसे अपॉइंट करना है? However, appointment of next auditor will be made by directors with prior approval of commission। 4A, what are the provisions of company regarding remuneration of auditors? जो अपॉइंट करेगा वो, यानी अगर अपॉइंटमेंट इज मेड बाय डायरेक्टर्स, इफ अपॉइंटमेंट इज मेड बाय कमीशन, और इन ऑल अदर केसेस, क्योंकि तीनों ही तो अथॉरिटीज हैं, तो जब 2 पूरी कर ली तो बाकी ऑल अदर केसेस जाएगा। मैक्सिमम कौन कौन लोग ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं? मेंबर, डायरेक्टर्स, कमीशन। What are the provisions of Company Act 2017 regarding auditor signature on audit report? कंपनीज एक्ट की प्रोविजन बतानी है, आईएसएस की नहीं। आईएसए कुछ और, दोनों में थोड़ा फर्क है। आईएसए कहते हैं कि सिग्नेचर ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर कैन साइन ऑडिट रिपोर्ट इन पर्सनल नेम और इन फर्म नेम और बोथ। और लिस्टेड कंपनी के केस में नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लिखना है, अनलेस थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी हो। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी को नहीं मानता। कंपनीज एक्ट ये कहता है, पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि आप नाम लिखेंगे, अफगानिस्तान में शायद ऐसे हालात हों, ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं कि अगर ऑडिटर का नाम लिखें तो वो उसको सिक्योरिटी। इसलिए हर केस में एंगेजमेंट, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर लाजमी आएगा। साइन कौन करेगा ऑडिट रिपोर्ट को? एंगेजमेंट पार्टनर इन फर्म्स नेम। रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय एंगेजमेंट पार्टनर इन फर्म नेम, बाय फर्म नहीं, बाय एंगेजमेंट पार्टनर इन फर्म्स नेम, बल्कि कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है। रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय पार्टनर इन फर्म्स नेम, इन फर्म्स नेम, और उसके बाद नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इंक्लूड किया जाएगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं है। कहते हैं पाकिस्तान में हालात ठीक है, इधर आपने नाम लिखना। 4 क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कमीशन ने अपॉइंट किया ऑडिटर को, मेंबर्स रिमूव नहीं कर सकते। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, आज हम अपने नेक्स्ट दो कंसेप्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट लाजमी नोट कर लीजिएगा। 2 और 3 की तरफ चलते हैं। क्या सीखेंगे हम इसमें? लीगल प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, समटाइम देखें, कभी कहते हैं प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बताओ, कभी कहते हैं प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बताओ। दोनों का मतलब एक ही प्रोसीजर है, क्योंकि सेम प्रोसीजर से पुराना ऑडिटर जाता है और नया ऑडिटर आता है, सेम प्रोसीजर से। में चाहे रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का प्रोसीजर पूछे, चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर का प्रोसीजर पूछे, दोनों सूरतों में प्रोसीजर सेम होगा। यानी आज हम क्या सीखने जा रहे हैं कि किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और फिर इसके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के। राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के। पहले प्रोसीजर स्टडी कर लेते हैं। प्रोसीजर इजी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, आपने इनको उसी तरीके से समझते जाना है। याद रखिए, ऑडिटर का टेन्योर होता है फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अच्छा, ये जो प्रोसीजर हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये है वो प्रोसीजर जो मोर देन 90% केसेस में अप्लाई होता है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर एट एजीएम। क्योंकि नॉर्मली जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो शेयर होल्डर करते हैं, एजीएम में करते हैं। ये डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर नहीं है कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेंगे। ये कमीशन की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर नहीं है, वो कैसे करेंगे। ये प्रोसीजर कौन सा है कि मेंबर्स कैसे एजीएम में ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल केस एज्यूम करते हैं कि एक ऑडिटर पिछली एजीएम में अपॉइंट हुआ, अब इस एजीएम में वो रिटायर होने जा रहा है, वो रिटायर होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो डायरेक्टर्स की तरफ से रिकमेंडेशन आती है। हालांकि सब्सिक्वेंट ऑडिटर इसकी अपॉइंटमेंट किसने करनी है? मेंबर्स ने। अपॉइंटमेंट मेंबर ही करेंगे, रिकमेंडेशन या नॉमिनेशन डायरेक्टर्स की तरफ से आएगी। डायरेक्टर चाहें तो सेम फर्म को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो रिटायर हो रही है, और डायरेक्टर चाहें तो इसके अलावा किसी और फर्म को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी अगर एग्जिस्टिंग। लेकिन ये याद रखें, ये सिर्फ एक नॉमिनेशन या रिकमेंडेशन है, ये अपॉइंटमेंट नहीं है। कहानी शुरू कहां से होगी? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऑडिटर को रिकमेंड करेंगे, सर हम एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही, वो विलिंग है रीअपॉइंटमेंट के लिए, एलिजिबल है और विलिंग है रीअपॉइंटमेंट के लिए, उनको रिकमेंड करते हैं। या डायरेक्टर्स ये कहेंगे, सर हम एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जगह पे डीईएफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिकमेंड करते हैं, अगले साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाए। लेकिन ये सिर्फ फिर बार बार कह रहे हो रिकमेंडेशन है, एक ऑप्शन है उनकी तरफ से, अपॉइंटमेंट नहीं। अपॉइंटमेंट मेंबर्स ही करेंगे, एजीएम में करेंगे। ये रिकमेंडेशन डायरेक्टर्स एजीएम के नोटिस के साथ सेंड करेंगे, और ये किसी का नाम रिकमेंड करने से पहले उससे पूछ लेंगे, भैया बताइए क्या आप हमारी कंपनी का ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए विलिंग है? अभी एबीसी कंपनी से करवा रहे हैं, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, रिपोर्ट लेट देते हैं, तो बताइए अब डीईएफ आप विलिंग है? अगर विलिंग है, इनकी कंसेंट ऑब्टेन करने के बाद डायरेक्टर्स एजीएम के नोटिस में ये रिकमेंडेशन इंक्लूड करते हैं, और फिर इस नोटिस को भिजवा देते हैं। किसको? मेंबर्स को भी, रिटायरिंग ऑडिटर को भी। रिटायरिंग ऑडिटर को नोटिस ऑफ एजीएम इसलिए भी भिजवाया जाता है क्योंकि उसका राइट होता है कि वो जनरल मीटिंग को अटेंड करे। हम राइट्स में स्टडी करेंगे। प्रोबेबली एक जो बड़ा राइट होता है ऑडिटर का, वो क्या है? हर जनरल मीटिंग को अटेंड करना, चाहे एजीएम है, चाहे ईजीएम है, चाहे स्टैट्यूटरी मीटिंग है। तो इसीलिए एजीएम का नोटिस जब बनाया डायरेक्टर्स ने, वो मेंबर्स को भी भेजेंगे, वो रिटायरिंग ऑडिटर को भी भेजेंगे। उस नोटिस में लिख दिया जाएगा। आपको पता है नोटिस ऑफ एजीएम के अंदर एजेंडा होता है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा, और ऑर्डिनरी बिजनेस लिखा होता है, सीला में पढ़ा होगा आपने। उस ऑर्डिनरी बिजनेस में एक बिजनेस ये भी होता है, क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रिम्यूनरेशन। तो उस वाले एजेंडा के अंदर डायरेक्टर्स ने लिखा होता है ये कि वी रिकमेंड XYZ कंपनी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर नेक्स्ट टर्म। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट किसकी तरफ से आई? सॉरी, रिकमेंडेशन किसकी तरफ से आई? लेकिन ये रिकमेंडेशन से पहले उन्होंने प्रपोज्ड ऑडिटर से पूछा, और जब प्रपोज्ड ऑडिटर ने अपनी कंसेंट दे दी, तो फिर उन्होंने नोटिस में उसका नाम लिख के उस नोटिस को किसको भिजवा दिया? रिटायरिंग ऑडिटर। ये नोटिस असल में एजीएम के नोटिस में इंक्लूड किया जाता है इसको। इसका मतलब ये, वो आप दूसरे एंगल से सोचें ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये वो पॉइंट है जहां पे ऑडिटर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करता है।
अपॉइंटमेंट होगी एजीएम में, उस अपॉइंटमेंट से पहले, कंसेंट देने से पहले एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस में परफॉर्म करता है। अगर उसे लगे वो 2-3 दिन में डिसाइड कर लेता है, अगर उसे लगे ओके है तो फिर वो कंसेंट देता है और फिर आगे उसका नोटिस जाता है। नोटिस चला गया। अच्छा, एक ऑप्शन तो है डायरेक्टर्स के पास कि वो रिकमेंड कर सकते हैं किसी ऑडिटर को। क्या डायरेक्टर्स के अलावा मेंबर्स भी किसी ऑडिटर को रिकमेंड कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। यहां पे मेंबर से मुराद कलेक्टिवली सारे मेंबर्स नहीं है, यहां पे मेंबर से मुराद है कोई एक आधा मेंबर, कोई एक दो मेंबर अगर चाहें कि इस एजीएम में नॉमिनेट। देखें, एक बात मुझे बताइए, क्या इलेक्शन में कोई ऐसा बंदा जीत सकता है जो इलेक्शन में खड़ा ही ना हो? नहीं। तो बेसिकली ये इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन जा रही है। एक नॉमिनेशन डायरेक्टर्स ने भेजी, अब एक नॉमिनेशन हो सकता है मेंबर्स की तरफ से भी आ जाए, एक से ज्यादा भी नॉमिनेशन आ सकती है। तो मेंबर्स के पास भी ये पावर है कि वो किसी पर्सन को एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिकमेंड कर सके। अभी देखिए, अपॉइंटमेंट एजीएम में होगी, अभी एजीएम नहीं हो रही। तो जब मेंबर्स बैठे थे उन्होंने कहा ओहो एबीसी ऑडिटर की जगह पे डीईएफ चेंज कर रहे हैं। अच्छा, चेंज कर रहे हैं, ये अच्छा है, क्योंकि पिछला ऑडिटर टाइम पे रिपोर्ट नहीं देता था, लेकिन डीईएफ नहीं, इसकी जगह पे तो आईजेके को पॉइंट होना चाहिए। तो कोई मेंबर, डीईएफ सही नहीं है, कोई मेंबर अब अगर नॉमिनेट करना चाहे आईजेके को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसे भी पहले आईजेके से पूछना पड़ेगा, उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। जब आईजेके कंसेंट दे दे तो वो मेंबर फिर कंपनी को नोटिफाई करे कि सर अब नेक्स्ट टर्म के लिए मेरी तरफ से ये आईजेके नॉमिनेट है, आईजेके। अच्छा, अब सुने, इसके लिए मेंबर्स को रिकमेंडेशन देने के लिए जरूरी है कि उस मेंबर के पास 10% शेयर होल्डिंग हो, इंडिविजुअली या एग्रीगेट। जो मेंबर नॉमिनेशन देना चाहता है उसके पास कितनी हो? 10%। अच्छा, पहले ये शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, सिर्फ इतना लिखा हुआ था एनी मेंबर्स रिकमेंड कर। तो जिसके पास एक शेयर होता था ना, वो भी कोई ना कोई वाकफकार तो होता ही है, कहता था इसको नॉमिनेट करे। तो सारा प्रोसेस आगे चलता है। जब नॉमिनेशन आती है ना, उसके बाद कंपनी ने नोटिस भेजने होते हैं। वो छोटे छोटे शेयर होल्डर भी डायरेक्टर की ऑडिटर की नॉमिनेशन कर देते थे और कंपनी को वो सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। इसीलिए लॉ ने अब रिसेंटली ऐड कर दी रिक्वायरमेंट कि कौन सा शेयर होल्डर नॉमिनेशन कर सकता है डायरेक्टर की, जिसके पास इंडिविजुअली या एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब दूसरे शेयर होल्डर्स को मिला के 10% शेयर होल्डिंग है। शर्त यह है कि ये प्रपोज ऑडिटर से कंसेंट ले ले रजामंदी, और एजीएम से 7 दिन पहले कंपनी को नोटिफाई कर दे कि सर हमारी तरफ से ये आईजेके ऑडिटर है, नॉमिनेट का हम कर रहे हैं। और कंपनी ने ये नोटिस रिटायरिंग ऑडिटर को भी सेंड करना है और अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करना है। अच्छा, जरा एक सोचिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, डायरेक्टर्स ने यहां पे 2 नंबरी नहीं कर दी? जो उनकी अपनी नॉमिनेशन थी वो तो उन्होंने एजीएम के नोटिस के साथ मीटिंग से 21 दिन पहले सारे मेंबर्स को सेंड की, सारे मेंबर्स को सेंड की, और रिटायरिंग ऑडिटर को भी। लेकिन जो मेंबर्स की तरफ से नॉमिनेशन है ना, वो सिर्फ रिटायरिंग ऑडिटर को सेंड कर रहे हैं, बाकी सारे मेंबर्स को नहीं। तो बाकी मेंबर्स को कैसे पता चलेगा? वेबसाइट पे, क्योंकि 7 दिन पहले या 7 दिन में सब सारे नोटिस दोबारा बनाना, भेजना, और फिर पता नहीं पहुंचते हैं उनको नहीं पहुंचते, ये कंफर्म नहीं है। तो रिकमेंडेशन बाय मेंबर्स भी आ गई। अच्छा, अब सुने, क्या रिटायरिंग ऑडिटर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है? फर्ज कीजिए अगर उसकी रिकमेंडेशन ना डायरेक्टर ने की, ना किसी और मेंबर ने की, क्या वो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है? ये उसका राइट है, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है। लेकिन वो इस सूरत में अपना मौकफ बयान करता है। अगर वो विलिंग फॉर रीअपॉइंटमेंट हो तो वो मीटिंग में, जब मीटिंग में आता है ना, तो रिप्रेजेंटेशन देता है। पहले तो समझिए कि रिटायरिंग ऑडिटर अपने ऑफिस में बैठा था, लेटर आया, लेटर खोला, उसे पहला हार्ट अटैक हुआ। क्यों? डायरेक्टर्स ने उसकी बजाय किसी और की रिकमेंडेशन कर दी थी। जिना हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 2 हफ्ते तक उसका इलाज होता रहा। 2 हफ्ते बाद फिर एक और लेटर उसको हॉस्पिटल के एड्रेस पे आया, उसने उसको बोला दूसरा हार्ट अटैक। दूसरा हार्ट अटैक क्यों? मेंबर्स की तरफ से नॉमिनेशन आए। अब इसने फैसला करना है, क्या मैं इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता हूं नेक्स्ट टर्म के लिए कि नहीं। अगर तो नहीं होना चाहता तो ये चुपचाप कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे,
लेकिन अगर ये समझता है कि इसे नेक्स्ट टर्म के लिए भी ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, तो लॉ ने उसे एक स्पेशल राइट दिया है, रिटायरिंग ऑडिटर को एक स्पेशल राइट दिया है कि वो एजीएम से 2 दिन पहले एक रिप्रेजेंटेशन बनाए, अपनी एक स्टेटमेंट बनाए, रिप्रेजेंटेशन अपना मौकफ बयान करे उसमें, और वो रिप्रेजेंटेशन कंपनी में जमा करवा दे एजीएम से 2 दिन पहले, एजीएम से 2 दिन पहले। और ये याद रखे, ये रिप्रेजेंटेशन कौन जमा करवा रहा है? अरे किसको जमा करवा रहा है? और इसमें क्या लिखा हुआ है कि मुझे क्यों ना निकाला जाए, मुझे क्यों ना निकाला जाए, ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं है, रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं है। क्या फर्क है रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन लेटर में? क्या फर्क है रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन लेटर में? रिप्रेजेंटेशन लेटर रिक्वायर्ड है, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ये अगर ऑडिटर चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। रिप्रेजेंटेशन लेटर मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग ऑडिटर की तरफ से कंपनी को दी जाती है कि भाई ये एजीएम में शेयर होल्डर्स को पढ़ के सुना देना। रिप्रेजेंटेशन लेटर एट द एंड ऑफ द ऑडिट, एट एंड ऑफ लिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग बिफोर स्टार्ट से भी पहले, अपॉइंटमेंट से भी पहले ऑडिटर प्रोवाइड करता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लफ्ज से आप ये ना समझेगा ये रिप्रेजेंटेशन लेटर ही है, ठीक है? और ना ही आइंदा आपने मुझसे ये पूछना है सर रिप्रेजेंटेशन लेटर और रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग में क्या फर्क है। मैंने जो फर्क बताने थे बता दिए, ठीक है? और ये ऑनलाइन वाले भाईजान, आप जब मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे ना तो मैं आपको यही कहूंगा क्या कि जाइए लेक्चर नंबर 63 पे, और तकरीबन जब आधे घंटे का लेक्चर गुजर जाए तो फिर उसको देखिए। उसमें मैंने बताया क्या रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन लेटर का क्या फर्क। आई कैप इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए। चलिए, रिप्रेजेंटेशन रिटायरिंग ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन दे दी एजीएम से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। और ये रिप्रेजेंटेशन किसने दी? ताकि ये एजीएम में पढ़ी जाए, ये रिप्रेजेंटेशन एजीएम में पढ़ी जाएगी। और अगर ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग दी है ना तो वो खुद एजीएम में भी मौजूद होगा, ताकि मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ ले उससे। क्लियर? मैंडेटरी टू अटेंड। नॉर्मली जनरल मीटिंग को अटेंड करना ऑडिटर का राइट होता है, ड्यूटी नहीं होती। राइट और ड्यूटी में फर्क पता है आपको? क्या फर्क है? राइट का मतलब मर्जी करें, मर्जी ना करें। क्वेश्चन पूछना आपका राइट है, चाहे पूछें चाहे ना पूछे। असाइनमेंट करना आपकी ड्यूटी है, दिल करे या ना करे करनी है। तो ड्यूटी वो जो हर हाल में करनी है, राइट वो चाहे करे चाहे ना करे। एजीएम जनरल मीटिंग को अटेंड करना ऑडिटर का राइट है, ड्यूटी नहीं। लेकिन 2 केसेस में ये ड्यूटी बन जाती है। पहला केस अगर उसने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग जमा करवाई हो, दूसरा केस अगर लिस्टेड कंपनी हो। इन दोनों केसेस में ऑडिटर या उसका रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में मौजूद होगा, जनरल मीटिंग में। वरना मर्जी है, चाहे जनरल मीटिंग में मौजूद हो तो चाहे ना हो। ये 3rd स्टेप हो गया। रिटायरिंग ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन भेज दी, अब क्या होगा? एजीएम, एजीएम में रिप्रेजेंटेशन सामने आएगी। अगर रिटायरिंग ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन दिया और मेंबर फैसला करेंगे कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, फिर वोटिंग होगी। वोटिंग, जिस ऑडिटर के पास ज्यादा वोट हो गए उसे नेक्स्ट टर्म के लिए अपॉइंट कर लिया जाएगा। और अपॉइंटमेंट के बाद विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि सर ये अब हमारा नेक्स्ट टर्म के लिए ऑडिटर है। ये प्रोसीजर क्लियर हुआ? इस प्रोसीजर के मेन स्टेप कौन से हैं? स्टेप नंबर 1 नो रिकमेंडेशन बाय डायरेक्टर्स, स्टेप नंबर 2 रिकमेंडेशन बाय मेंबर, स्टेप नंबर 3 रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग बाय रिटायरिंग ऑडिटर, स्टेप नंबर 4 एट एजीएम, स्टेप नंबर 5 आफ्टर एजीएम। चाहे वही ऑडिटर दोबारा रिअपॉइंट हो जाए, नोटिस फिर भी दिया जाएगा, नोटिस फिर भी दिया जाएगा। एक ऑडिटर एक कंपनी का कितनी दफा ऑडिट कर सकता है? थ्योरेटिकली जितनी दफा मर्जी, प्रैक्टिकली 5 दफा, 5 साल। यानी लॉ इसके ऊपर साइलेंट है। कोड ऑफ एथिक्स ये कहते हैं, और एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो ये कहती है कि 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल के बाद वाकफियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो जाता है। तो 5 साल, 1 वर्ड आंसर है 5 साल। एक ऑडिटर कितनी दफा
ऑडिट कर सकता है 5 दफा, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट के स्टेप्स कौन कौन से थे? पहला स्टेप रिकमेंडेशन बाय डायरेक्टर्स, ये एजीएम से कितने दिन पहले होता है? 21 दिन पहले। दूसरा स्टेप क्या था? मेंबर्स, ये एजीएम से कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। तीसरा स्टेप क्या है? रिटायरिंग रिप्रेजेंटेशन बाय रिटायरिंग राइटर, ये 2 दिन पहले। और फोर्थ वोटिंग फॉर अपॉइंटमेंट, ये एट एजीएम है। और फिर नोटिस टू रजिस्ट्रार आफ्टर 40। प्रोसीजर क्लियर हो गया? प्रोसीजर। अब आई कैप पुराने जमाने में पूरा क्वेश्चन पूछ लिया करता था 10-12 नंबर के साथ, 8-10 नंबर के साथ। अब क्या करता है भला? इसमें से 2 नंबर के लिए कोई भी हिस्सा पूछ रहा है, कहेगा बताओ भाई, डायरेक्टर्स ये चाहते हैं एबीसी की जगह पे DEF को पॉइंट करें, क्या करना चाहिए उन्हें? सिर्फ ये वाला हिस्सा पूछ लिया। उसने कहा मेंबर्स को नोटिस मिला और मेंबर्स ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टर्म के लिए किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करें, उन्हें क्या करना चाहिए? रिकमेंडेशन मेंबर। फिर आपको बनाएगा रिटायरिंग ऑडिटर, कि आप रिटायरिंग ऑडिटर हैं, आपको नोटिस मिला कि आपको रिमूव किया जा रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म के लिए अपॉइंट हो, क्या करेंगे आप? कि रिप्रेजेंटेशन लेटर देंगे और फिर उसके बाद मीटिंग में भी मौजूद होंगे। ये मैंने अभी बताया था, ये 10% शेयर होल्डिंग इंडिविजुअल की है कि एग्रीगेट करके? दोनों। एग्रीगेट करके मतलब क्या? अगर किसी मिस्टर ए मेंबर है, उसके पास 7% शेयर होल्डिंग है, बी के पास 6% शेयर होल्डिंग है, ए रिकमेंड कर सकता है कि बी? ना ए ना बी, लेकिन बोथ इकट्ठे होके कर सकते हैं। ये इकट्ठे होके 10% वाली कंडीशन पूरी हो रही है, अलग-अलग नहीं हो रही। अब सुन लें एग्जाम्पल। आपसे जब प्रोसीजर जब कभी चेंज ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट पूछे, ये चेंज ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट असल में 2 जगह पे लॉ में भी डिस्कस हुआ है और कोड ऑफ एथिक्स में भी। और मैंने आपको बताया है कि जब कोई ये कंसेप्ट लॉ में भी डिस्कस हुआ हो, कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुआ हो, एग्जाम में आ जाए रिक्वायरमेंट में आपने देखना किसका। तो एग्जाम में ध्यान, जब कभी चेंज ऑफ ऑडिटर का कहानी चल रही हो ना, आपने ध्यान से देखना है ये आपको इनकमिंग ऑडिटर बना रहा है कि आउटगोइंग ऑडिटर बना रहा है। पहली चीज याद है, वो हमने एक प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर में देखा था, इनकमिंग ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी कुछ और है, आउटगोइंग की कुछ और। तो जब कभी चेंज ऑफ ऑडिटर हो, आपने 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज देखो, आपको इनकमिंग बता, ये ना हो आपको इनकमिंग ऑडिटर बना रहा हो, आप आउटगोइंग के लिहाज से प्रोसीजर लिख दें, प्रोसीजर सारे ठीक हो लेकिन मार्क्स 0 मिले, हो सकता है ऐसा। पहली चीज क्या देखनी है, जब कभी चेंज ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट आएगा, आपको इनकमिंग ऑडिटर बना रहा है कि आउटगोइंग। दूसरा देखना है ये रिटायरमेंट का केस है कि मिड टर्म रिमूवल का। रिटायरमेंट का केस है तो कुछ और कहानी, मिड टर्म रिमूवल का कुछ। तीसरी चीज देखनी है कि रिक्वायरमेंट में लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आंसर करने को कह रहा है कि एथिकल के मुताबिक। भाई ये बातें समझ आई? ये प्रोसीजर था सिंपल। अब खुद बताइए इस प्रोसीजर में है कोई बात मुश्किल? कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे मुश्किल बात क्या थी इसमें? कुछ भी नहीं। डेज थोड़ा मिक्स कर देते थे आप, 21 दिन और फिर 7 दिन 2 दिन 14 दिन। तो अब जब एग्जाम आएगा ना, पूछेगा कि बताओ मेंबर्स ने नोटिस सेंड करना है कितने दिन पहले, तो आप 14 डेज की बजाय लिख देंगे 2 डेज बिफोर एजीएम, है ना? कि 14 डेज ही लिखेंगे? 7 डेज। ठीक है, चलिए ये प्रोसीजर क्लियर हो गया। अच्छा अब चलते हैं। ये तो है चेंज ऑफ ऑडिटर, जब लॉ जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ ऑडिटर एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं। अच्छा पहले मुझे ये तसल्ली करवाएं इसको पढ़ के, इसमें इनकमिंग ऑडिटर पॉइंट हो रहा है इसी प्रोसेस में? क्या इसी प्रोसेस में आउटगोइंग ऑडिटर भी रिमूव हो रहा है? तो देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल दोनों के ऊपर सिमिलर कंसेप्ट आएगा। ये ना एग्जाम में रिमूवल के साथ पूछ ले और आप कहें ये तो पढ़ा ही नहीं, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। अब आते हैं एथिकल रिस्पांसिबिलिटी की तरफ। यानी जब चेंज ऑफ ऑडिटर का केस हो तो इनकमिंग ऑडिटर की क्या एथिकल रिस्पांसिबिलिटी है, आउटगोइंग की क्या है? ये एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज है, लीगल नहीं है। इनकमिंग ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? पहली रिस्पांसिबिलिटी, सेंड प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। सेंड
ऑब्टेन परमिशन वो वही जो पड़ा हुआ जाहिर है, वो सारा वही है, ऑब्टेन परमिशन और फिर परमिशन गारंटेड तो क्या करना है वो पहले पढ़ चुके। यहां पे सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं। दूसरा रीड रिप्रेजेंटेशन, अगर इस रिटायरिंग ऑडिटर ने कोई रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग सबमिट करवाई थी कंपनी को, तो मेंबर्स ने तो पढ़ी ही होगी, मीटिंग में बोली गई होगी, ऑडिटर ने भी रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग को पढ़ना है लाजमी। कोई स्टूडेंट बता सकता है ये कोड ऑफ एथिक्स ने इनकमिंग राइटर की जिम्मेदारी क्यों लगाई? अच्छा, आउटगोइंग को राइट क्यों दिया रिप्रेजेंटेशन राइटिंग का? वो समझ में आता है कि अगर उसे लगे कि उसे बिला वजह प्रेशराइज करके निकाला जा रहा है, फेयर नहीं है, तो अपना मौका बयान कर दे। मेंबर्स के पास जहां ऑडिटर का मौकफ होगा वहां पे रिटायरिंग ऑडिटर का भी मौकफ होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग का राइट देना ये समझ में आता है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स ने ये क्यों लाजमी करार दिया है कि इनकमिंग ऑडिटर इस रिप्रेजेंटेशन को, अगर ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है, लाजमी पढ़े। शाबाश, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ जाए जो ऑडिटर के एक्सेप्टेंस डिसीजन से रेलिवेंट हो, इसीलिए उसने लाजमी पढ़ना है। एक तो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर में भी वो इंफॉर्मेशन यही पूछ रहा है, लेकिन आपको याद है अगर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का जवाब ना आए तो अदर सोर्सेस है, क्या ये एक अदर सोर्स नहीं है जिससे उसी तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी जो ऑडिटर लेना चाह रहा है? इसमें की मसले मिसाल बताए होंगे ना। तो दूसरा तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मिड का केस हो, जैसे ही इनकमिंग ऑडिटर को कहा जाए कि सर हमने पुराने ऑडिटर को निकाल के ना आपके लिए जगह खाली कर दिया, आप कल सुबह से आके अपना बैग ले आए और आके बैठ जाए सीट के ऊपर, तो इनकमिंग ऑडिटर को तो खुश होना चाहिए। नहीं, मिड टर्म रिमूवल एक सीवियर नेगेटिव सिचुएशन है। इस सूरत में आईकैप ये कहता है, कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, इनकमिंग ऑडिटर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हमें लेटर लिखे, हमसे इजाजत ले। आईकैप ने ये इजाजत इसलिए रखी हुई है कि देख लें कहीं क्लाइंट ओपिनियन शॉपिंग के लिए तो ऑडिटर को चेंज नहीं कर रहा। ओपिनियन शॉपिंग बताया था ना, अपनी मर्जी का ओपिनियन खरीदने की कोशिश करना, और जो ऑडिटर हमारी मर्जी का ओपिनियन ना बेचे उसे रिमूव कर देना, और जो बेचने के लिए तैयार हो उसे अपॉइंट करना। जी मेंबर्स कर, हाँ मेंबर्स। तो इसीलिए याद रखिए कि आईकैप ने कहा है मिड टर्म रिमूवल होगी ना, इनकमिंग ऑडिटर ने मेरे से इजाजत लेनी या फिर एक्सेप्टेंस देनी या वरना नहीं देनी। हाँ, तो ये जो इजाजत है ना, ये आईकैप नॉर्मली 15 दिन में दे देता है। ये इजाजत नॉर्मली आईकैप कितने दिन में दे देता है? 15 डेज में। ये रिस्पांसिबिलिटी हुई इनकमिंग ऑडिटर की। अब रिस्पांसिबिलिटी आउटगोइंग ऑडिटर की। आउटगोइंग ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? इसको चेक पॉइंट पे लगा लूं, फिर इनका भी एक क्वेश्चन है, आपका भी लेता हूं। आउटगोइंग ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? रिप्लाई करे प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर को, और क्या करे? जब उसे लगे कि मुझे पॉइंट होना चाहिए था और उसने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग कंपनी को दियो ना, साथ आईकैप को भी दे दे, आईकैप को भी जमा करवाए। और अगर मिड टर्म रिमूवल का केस है तो वो आईकैप को इन्फॉर्म करे और उससे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट सबमिट करवाए कि सर ये देखिए मैं अच्छा भला काम कर रहा था, इन्होंने मुझसे कहा कि क्वालिफाइड के बजाय अनमोडिफाइड ओपिनियन दो, मैंने कहा अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं देना, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तो मैं भी रिमूव कर देते। आईकैप को बताए। क्लियर हो ये बात? एथिकल राइट साइड वाले प्रोसीजर्स में और लेफ्ट साइड वाले में क्या फर्क है? नहीं, राइट साइड राइट बोर्ड वाले ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है, एथिकल है। और अब इधर लेफ्ट वाले और राइट वाले में क्या फर्क है? यही बताया ना आपको। पहले देख लें कि लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर पूछा है कि एथिकल के मुताबिक, फिर देख लें इनकमिंग के मुताबिक पूछा है कि आउटगोइंग के मुताबिक, और फिर तीसरी चीज क्या कही थी कि रिटायरमेंट है या मिड टर्म रिमूवल है। जरा देख के मुझे बताइए, एथिकल रिस्पांसिबिलिटी इनकमिंग ऑडिटर की भी है, कौन सी रिस्पांसिबिलिटी है जो रिटायरमेंट में है और कौन सी है जो मिड टर्म रिमूवल की है? तीसरी जो है मिड टर्म और बाकी दोनों रिटायरमेंट। इसी तरह आउटगोइंग ऑडिटर की बताइए, पहले दो रिटायरिंग में और थर्ड वन मिड टर्म में। ये क्लियर हो गया जी? अगर कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन पूछ ले, वन बाय वन। मिड टर्म रिमूवल में कमीशन से भी हमने पूछना होता है? नो, हमने नहीं पूछना होता, ऑडिटर ने नहीं पूछना होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूछना होता है। डायरेक्टर, इसका मतलब है
दोनों तरफ से ICAP और SCCP, प्रोफेशनल बॉडी और रेगुलेटरी बॉडी, दोनों की तरफ से ये इंश्योर किया जा रहा है कि अगर मिड टर्म रिमूवल होना तो हम दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं इस पावर को मिस यूज तो नहीं किया जा रहा कि ऑडिटर बात नहीं मान रहा था तो उसे उठा के बाहर फेंका, जो ऑडिटर बात मान रहा है उसको ले। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट मिड टर्म रिमूवल के केस में ICAP की भी है, SCCP की है। अब देखिए ICAP तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही डील कर सकता है ना, मैनेजमेंट को तो नहीं डील कर सकता। और इस तरह SCCP मैनेजमेंट कंपनी का बेसिकली कंपनी का रेगुलेटर है, तो वो मैनेजमेंट को, वो डायरेक्टर्स को रेगुलेट करता है ज्यादा। क्लियर जी? और आपका कोई क्वेश्चन था? ओके जी, आपका कोई क्वेश्चन हो गया? चलिए, ये सारी सिचुएशन ओके। प्रोसीजर भी क्लियर? प्रोसीजर में मैंने आपको बता दिया, पार्ट ऑफ द प्रोसीजर पूछ सकता है आपसे, सिर्फ डायरेक्टर की बात पूछ ली या सिर्फ मेंबर की बात पूछ ली। इसी तरह एथिकल रिस्पांसिबिलिटी में भी पार्ट ऑफ प्रोसीजर पूछ सकता है, सिर्फ इनकमिंग का पूछ लिया या सिर्फ आउटगोइंग का पूछ लिया, या सिर्फ मिड टर्म रिमूवल का पूछ लिया या सिर्फ रिटायरमेंट का पूछ लिया। वो डिपेंड करता है, उसकी मर्जी है। क्वेश्चन ऐसे हैं, आज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे, कभी लीगल है, कभी एथिकल है, कभी इनकमिंग है, कभी आउटगोइंग है, कभी रिटायरमेंट का केस है, कभी मिड टर्म का। तो क्वेश्चन असाइनमेंट करते हुए आपको ये मजीद बात जो समझा रहा हूं क्लियर होगी। नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज। ये सिंपल कंसेप्ट है। ऑडिटर के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है? अच्छा, अब ये देखें, ये लॉ ने बताए हुए हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। एक है जो ISAs ने बताए हुए हैं, वो नहीं है। अब चैप्टर 2 में, शाबाश, चैप्टर 2 में पता मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, वो चैप्टर 2 का कंसेप्ट है। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ड्यूटीज है। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड पसंद करते हैं, कंपनीज एक्ट ड्यूटी का वर्ड पसंद करता है। बता, दोनों ही एक कंसेप्ट रहे हैं कि ऑडिटर की जिम्मेदारी में क्या चीजें शामिल है, ऑडिटर की जिम्मेदारी में क्या चीजें शामिल है, लेकिन ये हम लॉ के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो अच्छा, सबसे बड़ी ड्यूटी बताइए क्या है वाला ऑडिटर की? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये सबसे बड़ी ड्यूटी है, यही चैप्टर 2 में ये लिखी हुई है। लेकिन आपको पता है लोकल लॉज ऑडिटर की कुछ और ड्यूटीज भी लगाते हैं, लोकल लॉज ऑडिटर की कुछ और ड्यूटी भी लगाते हैं। क्या ये कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है? लोकल लॉज ऑडिटर की और ड्यूटी भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं ड्यूटीज? बुक्स ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर ज़कात, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल से में ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद। याद है ये 4 रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी रिपोर्ट में थी, लेकिन ये जिम्मेदारी, इन 4 की जिम्मेदारी किसने लगाई? SCCP ने। ठीक है, इसका मतलब है कंपनी लॉ के मुताबिक जो ड्यूटीज हैं वो ऑडिटर की ज्यादा हैं, 5 है, और ISAs के मुताबिक बड़ी ड्यूटी एक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। भाई ये फर्क समझ आया? बड़ी छोटी ना के चले, कम ज्यादा कर लेते हैं, कम ज्यादा। ISAs के मुताबिक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, सिर्फ एक ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ट्रू एंड फेयर व्यू। और SCCP के मुताबिक, लोकल लॉज के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज ज्यादा हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ मजीद चीजों को भी कवर करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी बात करते हैं, ज़कात की भी, इन्वेस्टमेंट की भी, ड्रॉन फाइनेंशियल ड्रॉन और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉन अप का मतलब क्या है? इसका मतलब है चैप्टर 4 ही नहीं पढ़ा, इसका मतलब है कभी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। तो उसमें बताया था ड्रॉन अप का मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट ड्रॉ किया है आपने, वो कंपनीज एक्ट के 4th 5th शेड्यूल के मुताबिक ड्रॉ किया है। ISAs के तो यही तो कह रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन अप। ये पूरी लाइन थोड़ी लिखी है, खुद आगा पहले भी कई दफा कह चुका हूं, बोर्ड के ऊपर सिर्फ आपको की वर्ड्स लिखे जाते हैं, की वर्ड्स लिखे ताकि कंसेप्ट ज़हन में बैठ जाए। बाकी जो आपने रटा लगाना है वो बुक में लिखा हुआ है। और आप एक छोटी रीजन फेल होने की ये भी होती है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, रीजन छोटी है लेकिन बहुत से स्टूडेंट गलती क्या, वो जो याद किया होता है एज इट इज छाप देते हैं, जो यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे होते हैं। वो कहते हैं सर कीवर्ड्स याद करना आसान होते हैं, वो याद ना करें लेकिन पढ़ के देख तो लें कि सेंटेंस फॉर्म में हमने एक्सप्लेन करना है। याद चाहे कीवर्ड्स ही करें लेकिन बुक में से पढ़ के देख तो लें कि एग्जाम में पता हो कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अब आपका क्या हाल, मैं जब लेक्चर तैयार करता हूं तो किताब देखता हूं क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये कीवर्ड्स देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है। कहीं पे आके पता, जैसे मैं एग्जाम टिप भूल गया कि एग्जाम टिप कौन सी थी, वहां पे आके मैंने किताब खोल के देख ली कि एग्जाम टिप कौन सी थी। बाकी कीवर्ड्स होते हैं, पता चल जाता है। तो आप भी इसी तरह इस लेवल पे पहुंचे कि कीवर्ड्स याद कीवर्ड्स ही कर लें, लेकिन इस काबिल हो
कि कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर सके किसी भी, 2-4 दफा किताब पढ़ी हो तो भूल जाते, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ ले, दोबारा पढ़ लेंगे, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो ये होगा हमेशा, फिर भूल जाएंगे, लेकिन फिर जल्दी नहीं भूलेंगे, जल्दी नहीं भूलेंगे। हाँ, आपको वो ब्रेन स्केप बताया नहीं था उसकी टेक्निक, वो क्या कहता है भला, वो कहता है पहली दफा याद करेंगे ना, आपको 24 घंटे के अंदर आधे से ज्यादा मटेरियल भूल जाएगा, कंफर्म है, 100% कंफर्म है। पहली दफा याद करेंगे 24 घंटे में भूल, आपने 24 घंटे के अंदर रिवीजन करनी है। जब रिवीजन कर लेंगे फिर अगली दफा 3 दिन के बाद भूल जाएगा। इसका मतलब है आपकी दूसरी रिवीजन 3-4 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। फिर आपका तकरीबन 1 महीने तक याद रहेगा, 1 महीने बाद भूल जाएगा। फिर आपने तीसरी रिवीजन 1 महीने में करनी है, फिर आपका आखिरी महीने में भूल जाएगा, 3-4 महीने। क्योंकि जितनी दफा, कंसेप्ट क्या है, जितनी दफा भूलता हमेशा रहेगा, लेकिन जितनी दफा रिवीजन करेंगे ना, भूलने के लिए उतना ही लंबा अरसा लगेगा, उतनी। तो यही कंसेप्ट है। तो भूलता बिल्कुल, जितनी दफा भी पढ़ेंगे भूलेगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भूलेगा कब। पहली दफा पढ़ा 24 घंटे तक याद रहता है, दूसरी दफा पढ़ा फिर 3-4 दिन तक याद रहता है, तीसरी दफा पढ़ा तक रिवाइज किया महीने तक याद रहता है, चौथी दफा पढ़ा 3-4 महीने तक याद रहता है। तो आपको इसका मतलब 5 दफा रिवाइज कर लें, कहीं नहीं जाता कंसेप्ट, एग्जाम में ज़हन में आएगा लाजम। ड्यूटीज बढ़ी, राइट क्या है, क्या राइटर के कुछ राइट्स भी हैं? जनरल मीटिंग के क्या राइट्स हैं? ये तो आप सीला में खड़काते होंगे ना, राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, राइट टू स्पीक, और ये मेक रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये तो सीला। अच्छा, राइट्स एंड ड्यूटीज पहले चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, राइट्स कंपनी लॉ में पढ़ चुके थे, वही है। अगर नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। क्या राइट है ऑडिटर का कि जो भी जनरल मीटिंग होगी उसका नोटिस उसको मिलेगा, मीटिंग में बोल भी सकता है। अच्छा, स्पीक में एक चीज ध्यान में रखें, एक जगह भी मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, उसने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा स्पीक का मतलब है ऑडिट रिलेटेड मैटर्स पे स्पीक ना, ऑडिट रिलेटेड मैटर्स पे, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में नहीं। बिजनेस रिलेटेड मैटर्स पे तो मेंबर स्पीक रहे होंगे, ठीक है। ये कौन से मैटर पे स्पीक रहा है? ऑडिट रिलेटेड मैटर्स पे, मेक रिप्रेजेंटेशन। और राइट्स विद रिस्पेक्ट टू, असल में ये राइट्स को उसने क्लासिफाई किया है, राइट्स एट एंड ऑफ टर्म, और ये है राइट्स ड्यूरिंग टर्म। ऑडिट के दौरान में उसके पास क्या राइट्स हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से भी ले सकता है, एम्प्लॉय से भी ले सकता है, सब्सिडरी के एम्प्लॉय से भी ले सकता है, सब्सिडरी के एम्प्लॉय से भी ले सकता है, होल्डिंग नहीं। सब्सिडरी से इसलिए ले रहा है क्योंकि सब्सिडरी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होती है। हाँ जी। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी थर्ड पार्टी के पास हो, कंपनी की आउटसोर्स की हो, क्लियर? ये था हमारा आज का लेक्चर, विद कोई टेक्निकल चीज थी, सिर्फ प्रोसीजर थे, स्टेप थे। अभी नहीं, अभी जरा 2 मिनट में क्विक। अच्छा, मैंने आपको कहा हुआ है कि मुझे एंड में याद करवा दिया करें 2 मिनट्स क्विक रिवीजन। आप लोग नहीं करवाते, मैं भी भूल जाता हूँ। हाँ, 2 मिनट्स क्विक रिवीजन, 2 मिनट्स क्विक रिवीजन सुन लीजिए। आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? आज के लेक्चर में हमने 2 कंसेप्ट स्टडी किए। बड़ा कंसेप्ट ये स्टडी किया कि प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट क्या होगा, फिर उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर स्टडी किया। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट में हमने क्या सीखा कि 5 स्टेप्स हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के हवाले से। अपॉइंटमेंट और रिमूवल का सेम प्रोसीजर है, 5 स्टेप है। पहला रिकमेंडेशन बाय डायरेक्टर, दूसरा रिकमेंडेशन बाय मेंबर, तीसरा रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग बाय रिटायरिंग ऑडिटर, फोर्थ एजीएम, फिफ्थ आफ्टर एजीएम। रिकमेंडेशन बाय डायरेक्टर्स क्या है कि डायरेक्टर्स एक ऑडिटर को रिकमेंड करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, लेकिन रिकमेंडेशन से पहले कंसेंट ऑब्टेन कर लेंगे और इस रिकमेंडेशन को वो एजीएम के नोटिस का हिस्सा बना के 21 दिन पहले मेंबर्स को सेंड कर देंगे। दूसरा है, और रिटायरिंग ऑडिटर को भी सेंड कर देंगे। दूसरा है रिकमेंडेशन बाय मेंबर। इसमें जरूरी है मेंबर्स जो रिकमेंड करना चाह रहे हैं वो 10% वोटिंग पावर हो उनके पास, उन्होंने कंसेंट ले ली हो जिस ऑडिटर को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, और एजीएम से 7 दिन पहले नोटिफाई कर दे कंपनी को। तो इस सूरत में कंपनी क्या करेगी, इनकी जो नॉमिनेशन है इसको सेंड कर देगी रिटायरिंग ऑडिटर को और वेबसाइट पे अपलोड कर देगी। 4 स्टेप्स इसके होंगे। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसके पास स्पेशल राइट है, वो अगर वो चाहे राइट है ना, अगर चाहे वो समझता है कि नेक्स्ट टर्म के लिए उसे ही पॉइंट होना चाहिए, रिमूवल नहीं होनी चाहिए, वो रिटन फॉर्म में अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकता है। इस रिटन लेटर को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन इन, ये रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं है,
ठीक है, ये कम्युनिकेशन कहलाता है रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। और ये रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग एजीएम से 2 दिन पहले तक कंपनी को जमा करवाना जरूरी है। और फिर कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि इंश्योर किया जाए कि जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी ना इलेक्शन, उससे पहले पहले ये रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग एजीएम में सबको पढ़ के सुनाई जाए। और अगर लिस्टेड कंपनी है या ये रिप्रेजेंटेशन सबमिट करवाई है रिटायरिंग ऑडिटर ने, तो इस सूरत में रिटायरिंग ऑडिटर की ड्यूटी हो जाती है कि वो मीटिंग को अटेंड करेगा। फिर इसके बाद एजीएम है, एजीएम में वोटिंग के जरिए से एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाएगा और अपॉइंटमेंट के बाद विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्रोसीजर है लॉ का। एक प्रोसीजर कोड ऑफ एथिक्स में भी दिया कि जब कभी चेंज ऑफ ऑडिटर होगा तो आउटगोइंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकमिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब कभी चेंज ऑफ ऑडिटर होगा, आउटगोइंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्या करना है। अच्छा, पहले इनकमिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करेगा, फिर रिप्रेजेंटेशन राइटिंग करके की गई है तो वो पढ़ेगा। और अगर मिड टर्म रिमूवल का केस है तो आई कैप से इजाजत लेगा जो 15 दिन में दे दी जाती है। और अगर आउटगोइंग ऑडिटर है तो वो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का रिप्लाई करेगा। अगर रिप्रेजेंटेशन राइटिंग उसने कंपनी को जमा करवाई है तो आई कैप को भी जमा करवाएगा। और अगर मिड टर्म रिमूवल का केस है, आई कैप को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जमा करवाएगा, ताकि आई कैप को 15 दिन में इजाजत देने से पहले ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट पढ़ दे। और आपको जो एग्जाम टिप बताई गई है वो ये कि आपने 3, जब कभी चेंज ऑफ ऑडिटर का केस ना, चेंज ऑफ ऑडिटर का केस एक को हटा के दूसरे को लाया जा रहा है, आपने आंसर देने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। क्या ये लीगल रिक्वायरमेंट का केस है, क्या एथिकल का, क्या ये इनकमिंग ऑडिटर का, क्या आउटगोइंग का, क्या ये रिटायरमेंट का केस है कि मिड टर्म का। अगर आपने तीनों में से कोई एक डिसीजन भी गलत कर दिया ना, तो फिर जो कुछ भी लिखेंगे चाहे ठीक क्यों ना हो, 0 नंबर मिलेंगे आपको। क्लियर। फिर नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट हमने स्टडी किया, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ड्यूटीज में हमने ये पढ़ा कि बड़ी ड्यूटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। फिर इसके अलावा मजीद कम से कम 4 ड्यूटीज और हमने लिखनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली, ज़कात वाली, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल में ड्रान अप। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की ऑलरेडी वो हो जाती है, रिपोर्ट में एक दूसरी जगह लिखी होती है, लेकिन वो भी याद कर लीजिएगा। राइट्स में 2 तरह के राइट्स हैं, एक ड्यूरिंग ऑडिट, एक एंड ऑफ द ऑडिट। एंड ऑफ द ऑडिट क्या है कि ऑडिटर का राइट है कि एजीएम एंड है ना उसका, एजीएम का नोटिस मिले उसको अटेंड कर सके टू स्पीक ऑन ऑडिट रिलेटेड मैटर्स और मेक रिप्रेजेंटेशन राइटिंग। और राइट्स ड्यूरिंग ऑडिट क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस हासिल कर सकता है, इंफॉर्मेशन कंपनी से भी, सब्सिडी के एम्प्लॉय से भी। और अगर कंपनी ने अपना अकाउंटिंग फंक्शन बाज को आउटसोर्स किया होता है तो जिसके पास भी बुक्स पड़ी हुई है कंपनी की, उससे भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता है। क्लियर। अच्छा, नहीं कल हमारी क्लास होगी, कल क्लास होगी हमारी, कल क्लास होगी। और कल हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि पूरे ऑडिट में सुन लें, पूरे ऑडिट में सबसे टेक्निकल एक जब लेक्चर खुलेगा ना कल का, फिर आपको समझ आएगी ये बात मैंने क्यों कही है। एक एक लफ्ज के अंदर कंसेप्ट छुपे हुए हैं। ये वो कंसेप्ट है जो आप खुद से मेरी असेसमेंट के मुताबिक, देखिए मैंने और ना पहले किसी लेक्चर के बारे में ऐसे कहा ना बाद में कहूंगा लेक्चर के, लेकिन बताना जरूरी इसलिए है ताकि आप अगर डिसीजन आपका आना कि नहीं आना, लेकिन आपको पता चल जाए। ये वो लेक्चर है जो आप खुद से पढ़ेंगे ना, इसकी ऊंच नीच आपको नहीं पता चलेगी। आपको लगेगा सीधी सी बात लिखी हुई है शेयर्स की, लेकिन फिर बात जब उसमें से निकलेगी ना तो आपको समझ आएगी कि अच्छा इसका ये मतलब भी हो सकता था ये भी। तो कल का लेक्चर आपके पूरे ऑडिट में सबसे ज्यादा दाव पेच वाला लेक्चर है। हाँ जी, तो कल जो स्टूडेंट भी आए कम से कम लस्सी पी के ना आए। हाँ, और आने से पहले बेहतर है एक चाय का कप पिए, कॉफी पिए तो बेहतर है, अपने खर्चे से। असाइनमेंट जरूर नोट कर लें, असाइनमेंट आके करके। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। कल